देखो, तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है, हम क्या बेसिकली कर रहे थे, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे थे। देखो मैंने क्या बताया था तुमको, मैंने एक चीज बताई थी कि क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे हमें क्या होता है ना, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर करना हो, ठीक है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मान लो मेजर करना हो, तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड मतलब दो होती है, कैथोड और एनोड हो गया। तो हमें ई नोड सेल तो एक्सपेरिमेंटली पता चल जाता है, हमें पता था ना कि ई नोड जो सेल होता है वो बेसिकली क्या होता है। देखो जो ई नोड सेल होता है वो क्या होता है, ई नोड कैथोड, ठीक है, माइनस ई नोड एनोड। तो मैंने एक चीज बोली थी कि हमें अगर मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हमें ई नोड सेल तो एक्सपेरिमेंटली पता चल जाता है हमें। अब मुझे मान लो कैथोड का निकालना है, तो मुझे एनोड का पता होना चाहिए, या ऐसे समझ लो मुझे एनोड का निकालना है तो मुझे कैथोड का पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होती है। अब होता क्या है, लेकिन मुझे दोनों का ही नहीं पता होता, ठीक है, मुझे दोनों का ही नहीं पता होता, तो मतलब कि मेरा ई नोड सेल तो हमारा निकल जाता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उसमें से अगर किसी का भी निकालना है तो दूसरे का पता होना चाहिए। अब किसी भी हाफ सेल को ले लोगे, मतलब जिंक की जगह कुछ और रख लोगे, तो मुझे किसी का भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नहीं पता होता है। तो फिर हम इस केस में मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर हमें किसी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जानना हो तो हम उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जिसको हम क्या है अपनी तरह से कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, और वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो फिर होता क्या है कि मान लो अगर उसको एनोड बना लिया मैंने रेफरेंस को, तो मुझे एनोड का पता चल जाता है, और एनोड के हिसाब से मैं कैथोड निकाल सकता हूँ। या मैंने रेफरेंस को क्या कर लिया, कैथोड बना लिया, तो मुझे एनोड का पता चल जाता है, ठीक है, ये बोलता हूं मैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि रेफरेंस जो होता है, हम जो रेफरेंस लेते हैं वो बेसिकली क्या लेते हैं, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब हम रेफरेंस ले रहे हैं, सुनो, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें देखो हर एक हाफ सेल में क्या होता है, दो चीजें होती है, हर एक हाफ सेल में क्या है, दो चीजें होती है, इसको हम बाद में करेंगे भी। जैसे जिंक वाले हाफ सेल की अगर बात करूं, जिंक वाले एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करूं, तो उसमें क्या था, एक मेटेलिक कंडक्टर था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा रहा था, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहा था। एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर था, यानी सोल्यूशन जो था एक कंडक्टर था बेसिकली वहां पे, जिसमें कि वो आयंस जा रहे थे। दो चीजें होती हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हमें बनाना है, तो हमें भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगी, दो चीजें चाहिए होंगी, ठीक है, एक आयनिक फॉर्म चाहिए होगी, ठीक है, और एक क्या है, मतलब कि उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी वो चाहिए होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जिंक सल्फेट में, जिंक में क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड फॉर्म से क्या जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके लूज करके जिंक +2 आयन बना रहा था। तो यहाँ पे हमारी एक हाफ सेल में दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक हाफ सेल में दो चीजें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया, तो ये रिड्यूस फॉर्म हो गया हमारा जिंक का, और ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई हमको, ठीक है, यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि अगर हमें कोई हाफ सेल बनाना है, तो जिसका भी हाफ सेल बनाना है उसका हमारे पास रिड्यूस फॉर्म होना चाहिए, और उसी का ही क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने जिंक वाले में देखा था, जिंक क्या था, जो रिड्यूस फॉर्म था वो इलेक्ट्रोड बन रहा था, ठीक है, और जो जिंक +2 था, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म था उसका, वो क्या है, सोल्यूशन में बन रहा था। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मतलब कोई आयन होना चाहिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रिड्यूस फॉर्म होनी चाहिए। तो आयन तो हमें पता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आयन क्या होगा, H+ आयन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आयन होगा वो तो H+ आयन होगा, ठीक है। अब इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म कैसे देखोगे, जब ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो क्या H एटम बनाएगा, लेकिन H एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके फॉर्म में करता है, वो तो हाइड्रोजन की फॉर्म में करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और H+ का कॉम्बिनेशन लिया। हमने क्या है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, रिड्यूस फॉर्म हो गई H2। तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, मतलब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म का कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, ये चीज है। अब तुम कह सकते हो कि सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आयन तो H- भी होते हैं, हाइड्राइड आयन भी होते हैं H-, तो वो क्यों नहीं लिया हमने। तो देखो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें जो H- आयन होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर उसको तुम पानी में ले रहे हो तो वो पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाता है। जब भी तुमने अगर देख सुना होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसमें, तो इसलिए हम H- नहीं लेते, हम H+ का सोर्स ही लेते हैं, ठीक है, ये चीज है। अच्छा वॉइस नहीं आ रही क्या किसी को भी, आ रही है बेटा, नवदीप आ रही है सबको वॉइस, हाँ। चलो देखो, तो ये चीज हो गई।
हाँ हाइड्राइड में बता देता हूँ, हाइड्राइड क्या है। मैं ये बोल रहा था कि मैंने क्या बोला कि मुझे एक ऑक्सीडाइज मतलब कि एक H+ आयन चाहिए बेसिकली, और उसका क्या है रिड्यूस फॉर्म चाहिए, ठीक है, H+ आयन चाहिए, उसका रिड्यूस फॉर्म चाहिए। अब मैंने क्या कहा कि H+ आयन भी हो सकता था। अब H तो हाइड्रोजन क्या है उसका आयन H+ भी हो सकता है, वो तो एनायन भी तो बनाते हैं ना H-, वो तो एनायन भी तो बनाता है H-। ठीक है, अब H- जो है, ठीक है, H- जो है बेसिकली देखो जो हाइड्राइड आयन है, मैं वो कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो उसका अगर सोल्यूशन तो पानी में ले रहे हो, ठीक है, अगला उसका सोल्यूशन पानी में ले रहे हो तुम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो वो उसका सोर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है। अब H+ क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्टिव होता है, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं हो रहा बेसिकली, वो सिर्फ उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रह रहा है H3O+ की फॉर्म में, तो वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रह रहा है बस वहां पे। है तो वो भी H+ ही, हमने यही तो बात करी है कि H+ बोल लो या फिर हाइड्रोनियम आयन बोल लो, है तो वो H+ का सोर्स ही बेसिकली, ठीक है, ये चीज रहती है। तो चलो देखो, इसलिए हमने क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अभी हम रेफरेंस के हिसाब से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ठीक है, हम रेफरेंस कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमने जो ले रखा है, ठीक है, मतलब अभी हम देखेंगे कि रेफरेंस के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं बेसिकली, वो हम अभी जब हाफ सेल पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रेफरेंस कुछ और नहीं ले सकते, हम रेफरेंस और चीजें भी ले सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि हमने जो भी लेकिन इनिशियल कैलकुलेशन सारी की है ना, वो हाइड्रोजन को ही मान के की है, ठीक है, हाइड्रोजन को ही मान के की है। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मतलब कि क्या हो गया, हमने रेफरेंस की बात कर ली। अब अगर मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज ये भी पता है कि इसमें से ये तो बनेगा आयनिक सॉल्यूशन, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये क्या बनेगी, इलेक्ट्रोड बनेगी। ये चीज क्लियर हो जाएगी, देखो कैसे, जैसे मैंने जिंक में देखा था कि ये तो आयनिक सोल्यूशन बन रहा था Zn+2 का जो भी सोर्स होगा, और Zn सॉलिड क्या है, ये इलेक्ट्रोड बन रहा था। अब मुझे ये बताओ, ये गैसियस फॉर्म में है यहाँ पे, कि गैसियस की इलेक्ट्रोड बन सकती है, इलेक्ट्रोड तो एक सॉलिड मटेरियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो गैसियस तो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकती ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ और मटेरियल लेके आएंगे जिसपे क्या है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, मतलब कि एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या है, गैसियस फॉर्म में है, वो खुद एक मतलब कि इलेक्ट्रोड नहीं बन सकती, उसको क्या, अगर मान लो उसको मेटल की वायर से कनेक्ट करना होगा तो क्या हवा में थोड़ी छोड़ोगे उसको मेटल की वायर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें क्या है, एक सॉलिड चीज लेके आनी होती है कि जिसके ऊपर हाइड्रोजन हमारा क्या है एब्जॉर्ब हो सके, और वो हम क्या लेके आते हैं, प्लेटिनम। हमें कोई मेटल ही चाहिए होता है जनरली, तो हमने क्या है प्लेटिनम मेटल को लिया है, ठीक है। अब मेटल भी हमें यही, हम प्लेटिनम ही क्यों लाए, क्योंकि ये जो मेटल होता है ये क्या होता है, इनर्ट होता है, ये खुद क्या है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ये रिएक्शन में रिएक्शन नहीं करता है ये खुद, तो इसलिए सेफ है इसको लाना, ठीक है। इसलिए जो है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन होता है ना गैस, जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोड क्या बनती है बेसिकली, हाइड्रोजन जो प्लेटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसकी क्या है इलेक्ट्रोड बनती है हमारी, ठीक है, ये चीज रहती है हमारी इसमें, ठीक है। चलो देखो हम कैसे करते हैं, अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूं तो इसका डायग्राम देखते हैं कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रोड को कैसे देखते हैं। ये मेरा कंटेनर हो गया, ठीक है, तो वो ये क्या हो गया, चलो सीधा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा एक कंटेनर हो गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ अपना एक ग्लास ट्यूब डालता हूँ मैं, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब डालता हूँ, इन्वर्टेड करके ग्लास ट्यूब डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इसके एंड पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ से निकल रही होती है प्लेटिनम की वायर, ठीक है, जिसके नीचे क्या लगा होता है, प्लेटिनम की शीट लगी होती है, ठीक है, प्लेटिनम की फॉयल होती है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक लगाया होता है हमने, ठीक है। और ये चीज होती है यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, हाइड्रोजन गैस को बबल करवा रहे होते हैं, ये हाइड्रोजन गैस बबल हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं, ये प्लेटिनम की वायर है जो क्या है, प्लेटिनम वायर है जो क्या है, मतलब कि हमारी निकल रही है जो वो कैथोड से जाके जुड़ेगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लेटिनम की फॉयल है, ये हमारी प्लेटिनम की फॉयल है, ठीक है, ये चीज होगी। और इसको हमने डिप कर रखा है, इसको हमने डिप कर रखा है HCl, मतलब कि किसी भी H+ के सॉल्यूशन में, किसी भी H+ के सॉल्यूशन में हमने इसको क्या कर रखा है, डिप कर रखा है,
ठीक है, ये चीज होगी, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी बेसिकली। ठीक है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी। चलो देखो, अच्छा इसकी अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो कैसे करूंगा? ठीक है, देखो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन क्या है ना, अपोजिट होते हैं। जैसे हमने बोला था ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होता है। ठीक है, तो कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन भी अपोजिट होती है। जैसे मान लो अगर मेरे को इसको एनोड देखना है तो मैं एनोड, जिंक वाले के एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मेरे को इसको एनोड देखना है तो मैं ये रिएक्शन लिखूंगा। अगर मुझे इसको कैथोड की तरफ देखना पड़ जाए तो कैथोड तो क्या करते हैं, रिडक्शन करता है, उसमें क्या लिखूंगा मैं कि जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन ले क्या बना रहे हैं, जेड एन सॉलिड बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। मतलब कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन क्या है, अपोजिट होते हैं किसी भी एक उसके सब्सटेंस के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए। ठीक है, अब देखो, अब मान लो मुझे ये हाइड्रोजन, अब मैं इसका वो बता रहा हूँ क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ साथ में। ठीक है, देखो अगर मान लो मुझे इसको एनोड की तरह यूज करना पड़े, एज एनोड की तरह यूज करना पड़े, तो यानी इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होगा, H2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, ये होगी हमारी, ये क्या देगा, H प्लस देगा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये चीज होगी। ठीक है, ये होगी हमारी रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन होगी अगर इसको एज अ एनोड यूज करूं मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एज अ कैथोड यूज करूं इसको मैं, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज कैथोड यूज करूं तो उस पर रिएक्शन क्या हो जाएगी कि H प्लस जो है एक्वस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो दोनों केसेस में सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर ये हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन देखना हो मुझे, कल मैंने बताया था ना सेल का नोटेशन होती है, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, और पैरेलल फॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, फिर राइट हैंड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका हाफ सेल का, सिर्फ हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, अगर एनोड है तो कैसे बताऊंगा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थी, मतलब बेसिकली जिसके ऊपर क्या थी, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब थी, और वो क्या है, H प्लस एक्वस के साथ क्या है, मतलब कि लिंक में थी, मतलब उसके साथ वो क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा था हाइड्रोजन और H प्लस का, मतलब H2 ऑक्सीडेशन होके क्या कर रहा है, H प्लस ही तो दे रहा है ना। और अगर मुझे मान लो इसको कैथोड की तरह लिखना हो तो कैथोड की तरह रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा कि H प्लस एक्वस है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और ये कहाँ हो रहा है सारा काम, प्लेटिनम के उस पे हो रहा है। ठीक है, प्लेटिनम सॉलिड जो हमारी इलेक्ट्रोड उस पे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई बेसिकली। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुई। ठीक है, ये चीज रहती है। ठीक है, चलो अगर इसको एज अ कैथोड और एज अ एनोड यूज कर रहे हैं हम, हाँ, एनोड बेसिकली मैं बेटा ये बता रहा हूँ कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने जैसे कल बात की थी, जो चीज जिसमें जा रही है उसको वैसे ही लिखते हैं, जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे क्या हो रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस किसमें जा रही है, H प्लस में जा रही है। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस H प्लस पे जा रही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रोड नहीं बन सकती है, मतलब कि ये क्या है, इसको इसको हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज नहीं कर सकते, इसको कोई सरफेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसपे ये एब्जॉर्ब होकर फिर इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करे। तो हमने प्लेटिनम करवाया था, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे प्लेटिनम से। ठीक है, ये चीज हो गई। और मैंने कैथोड में भी यही बोला था कि जो चीज हो रही है वैसे लिखनी है। हमें पता है कैथोड पे क्या हो रहा है, जो H प्लस है वो किस में जा रहा है, ठीक है, H2 गैस में जा रहा है। अब H2 गैस फिर से इलेक्ट्रोड नहीं बन सकती, तो उसके लिए हमें जो दूसरी चीज प्रोवाइड किया हमने वो लिखनी है PTS, तो प्लेटिनम सॉलिड में। ठीक है, ये चीज है। और मैंने कल तुम्हें बता दिया था, जो सिंगल लाइन दिखाता हूँ मैं, ये फेज को सेपरेट आउट करती है। ठीक है, ये फेज को सेपरेट आउट करती है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। चलो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो गई। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, हाँ जयंत बेटा क्या रिपीट करूं, बोलो। हम्म, इसमें क्या रिपीट करना है बेटा, देखो हमने बस वही बोला कि एनोड पे रिएक्शन जो हो रही है हमारी, ये चीज हो रही है, तो हमने उसको लिखना है। मैंने ये बताया बेसिकली, मैंने अभी क्या बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ ना मैं, ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन क्या है, फेज ट्रांजिशन को बता रही है, सॉरी फेज सेपरेशन को बता रही है। ये कल बताया था मैंने कि जब भी फेज सेपरेट होता है, मतलब दो अलग अलग फेज होते हैं, मान लो एक सॉलिड फेज है, एक एक्वस फेज है। ठीक है, एक एक्वस और एक गैसियस फेज है, तो अलग अलग फेज है, तो उसको हम सेपरेट आउट कैसे दिखाते हैं, मतलब बीच में लाइन लगा के सिंगल लाइन लगाते हैं वर्टिकल, उसको हम फेज सेपरेशन बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये लाइन जो है फेज सेपरेशन को बता रही है हमारा, ये चीज बोली मैंने। ठीक है, चलो अब एक बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलने का मतलब क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलने का मतलब कि याद करो मैंने कल बताया था कि हम क्या है, हमारा जो ईएमएफ होता है, सेल पोटेंशियल होता है, वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने कल ये चीज बोली थी। तो अगर मान लो मतलब कि जब हमारा सेल पोटेंशियल इन पे डिपेंड कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या करेगा, इन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, जैसे जो हमने कल कंडीशंस डिफाइन करी थी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 298 केल्विन होता है। कंसंट्रेशन जो होती है वो कितनी होती है, 1 मोलर होती है। ठीक है, 1 मोलर होती है। प्रेशर जो रहता है वो कितना रहता है हमारा, बेसिकली 1 बार रहता है। ठीक है, 1 बार हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। कंसंट्रेशन किसकी, जो हमने H+ का जो कंसंट्रेशन H+ ले रखे हैं वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। अब यहाँ पे तो गैसेस भी इन्वॉल्व है। गैस कौन सी इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है, 1 बार होना चाहिए। ठीक है, 1 बार होना चाहिए अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, SHE से लिखते हैं इसको, SHE से। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैंने एक चीज बोली, देखो कि हमने क्या करना होता है कि हमने कोई रेफरेंस लेनी होती है, हमने किसी रेफरेंस के हिसाब से बताना होता है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, रेफरेंस रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसका स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सॉरी ई हाफ सेल, बेसिकली कैसे लिखूंगा, H+H2PT, ये कितना असाइन कर दिया हमने, इसको 0 वोल्ट असाइन कर दिया कि इसके जो स्टैंडर्ड होता है, पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो इसका, वो हम 0 वोल्ट, उसको 0 वैल्यू साइन कर देते हैं। ठीक है, ये तुम्हें लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं लिखता हूँ ना ई नोट के नीचे, ये जो चीज लिखी है मैंने, ये तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, देखो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जनरली हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, H+ जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस में जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या है, प्लेटिनम के ऊपर है। ठीक है, ये चीज है। तो इसका जो हमने हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा, मतलब हाफ सेल पोटेंशियल लिखा, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा, उसको हमने क्या वैल्यू दे दी, 0 की वैल्यू दे दी। मैंने कहा था ना कुछ वैल्यू देते हैं, तो हमने उसको 0 की वैल्यू दे दी कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपनी। ठीक है, मतलब कि हमें, क्योंकि ना बेसिकली डील क्या करना होता है, ई सेल से डील करना होता है। ठीक है, हमें क्या है, बेसिकली ई सेल से डील करना होता है। ठीक है, ई सेल क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, तो उसके डिफरेंस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब अगर तुम 0 भी दे दोगे, अगर 2 भी दे दोगे, जो भी दे दोगे, वो तो उसके रिस्पेक्ट में कैथोड का निकलेगा है, और उसमें कोई डिफरेंस में कोई वो नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसके, जब भी हम उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। यहां तक मैंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो, ठीक है, उसको क्या है, 0 पोटेंशियल असाइन कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अब देखते हैं, हमने ये जो पढ़ा, बेटा ये यूनिट है इसकी, वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है ना, तो वी ये वोल्ट है इसका। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, तो मैंने क्या बोला बेसिकली, देखो कि हमने क्या करना था, हमने इसको रेफरेंस मानना था, हमने क्या करना था, दूसरी उसको रखना था, मतलब कि इसको, इसकी हेल्प से दूसरे को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने थे। अब तुम देखो, अब तुम्हें लगेगा इजी हो जाएगा, देखो कैसे इजी हो जाएगा। देखो अगर मैं मान लो कोई भी मतलब वो लेता हूँ, मैंने मान लो सेल बनाया, एनोड क्या ले लिया मैंने, SHE ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, कैथोड वो ले लिया जिसका मुझे पोटेंशियल मेजर करना है, जिसका पोटेंशियल मेजर करना है। ठीक है, उसको मैंने क्या कर लिया, कैथोड बना लिया। अब मैं ई नोड सेल देखूंगा, मैं ई नोड सेल देखूंगा, एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट करूंगा, ई नोड सेल पता करूंगा, वो किसके इक्वल होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड होगा। ठीक है, अब ई नोट एनोड, एनोड पे तो कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ई नोट में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरा जो ई नोट सेल आएगा वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ई नोट कैथोड के इक्वल। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी करवा देते हैं, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मुझे क्या है, कॉपर और कॉपर +2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे मेजर करना है, मेरे को इस हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करना है।
मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं क्या करूंगा, अपना एक सेल बनाऊंगा जहां पे मैं एनोड क्या रख लूंगा, एनोड किसको रख लूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है। मैं कैथोड क्या कर लूंगा, कैथोड किसको रख लूंगा, कैथोड रख लूंगा मैं कॉपर इलेक्ट्रोड को, जो कॉपर और कॉपर प्लस 2 का सिस्टम है उसको क्या है, कॉपर कॉपर आयन इलेक्ट्रोड को मैं क्या कर लूंगा, कैथोड रख लूंगा। तो मैं क्या सेल लिख सकता हूँ, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी बेसिकली, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेसिकली, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, वो क्या करेगी, H प्लस आयन बनाएगी और इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी वो, ठीक है। ये चीज होगी, ये होगा एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड में कॉपर प्लस 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। ये होगा एनोड और कैथोड पे, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकता हूँ कि मेरा सेल बनेगा कैसे, ठीक है, मेरा सेल कैसे बनेगा। देखो सेल बनेगा ऐसे, मेरे को क्या लिखना होता है, लेफ्ट साइड एनोड की चीजें लिखनी होती हैं। तो एनोड पे क्या है, प्लेटिनम सॉलिड होगा, फिर हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, H प्लस एक्वस होगा, ठीक है। ये एनोड खत्म, सोल्ट ब्रिज लगाया, राइट साइड में क्या होगा, कैथोड का कंपार्टमेंट होगा जिसमें Cu प्लस 2 एक्वस, Cu सॉलिड, ये चल रहा होगा। तो ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ई नोट सेल निकाला, ठीक है, ई नोट सेल निकाला, वो किसके इक्वल आएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इसके इक्वल आ गया। अब ई नोट एनोड तो मुझे पता है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो ई नोट तो जीरो। तो जो भी सेल पोटेंशियल आएगा, ठीक है, जो भी सेल पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ई नोट कैथोड। कैथोड पे क्या है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर का जाना हो रहा है, ठीक है, तो कैथोड पे ये हो रहा है, तो ई नोट सेल क्या है, कॉपर का क्या दे देगा मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा, ठीक है। और ये कितना निकल के आता है, ये अगर मैं देखूं तो ये एक्सपेरिमेंटली 0.34 वोल्ट निकल के आता है। तो ये हमें क्या मिल गया, ई नोट किसका मिल गया, कॉपर का, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का हमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं मान लो, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं मान लो अभी जिंक का मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैं सेम वही चीज करूंगा, मैं एनोड पे क्या लिखूंगा, एनोड पे क्या रखूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखूंगा। मैं कैथोड पे क्या रखूंगा, कैथोड पे मैं क्या करूंगा, जिंक, जिंक आयन के इलेक्ट्रोड को रख दूंगा, जो जिंक और जिंक आयन इलेक्ट्रोड होगा बेसिकली उसको क्या कर दूंगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, जिंक जिंक आयन इलेक्ट्रोड रखूंगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब वही चीज करूंगा मैं एनोड पे, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाऊंगा, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाऊंगा, देखो अगर मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़े तो, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो वही, प्लेटिनम सॉलिड होगा, H प्लस होगा, कैथोड पे तो यही होगा, सॉरी H2 होगा, H2 गैस और H प्लस एक्वस, क्या हो जाएगा, फिर सोल्ट ब्रिज लगेगा, फिर जिंक का क्या आएगा, रिडक्शन होगा, Zn सॉलिड बनाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। जब मैंने इसका निकाला तो ई नोट सेल मुझे एक्सपेरिमेंटली पता चला, ई नोट क्या है, Zn प्लस 2 से Zn, और माइनस ई नोट क्या हो जाएगा, SHE हो जाएगा, यानी H प्लस H2 और PT हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्यों लिखा तुम सोच रहे हो कि ये ऐसे लिखना चाहिए था क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, PT H2 H प्लस, ऐसे लिखना चाहिए था क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें कल बताया था कि जब भी ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं, जब भी ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं तो हम दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। कल याद करो, कल हमने जब किया था ना तो हमने यही बोला था कि हमें जब भी ई नोट सेल करना होता है, चाहे भले ही उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं, इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन आना चाहिए था, ये मैंने कल डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी ई नोट सेल या ई सेल कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं हम, ठीक है। कार से बताया था, कार से याद रख लेना, CAR, कैथोड एनोड दोनों का रिडक्शन, उनको माइनस करते हैं, कैथोड माइनस एनोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, अब ये मेरी क्या हो जाएगी, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, मैंने इसको जीरो साइन कर रखा है, तो मेरा जो ई नोट सेल आएगा वो सीधा सीधा किसके इक्वल आ जाएगा, ई नोट Zn प्लस 2 Zn, और मैंने जब इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखी वो कितनी आई, 0.76 वोल्ट आई, माइनस 0.76 वोल्ट आई, ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब ये वैल्यूज तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ कि बस क्योंकि मेरे को अभी एक चीज और बतानी है इसलिए मैं ये वैल्यूज बता रहा हूँ, लेकिन मतलब कि ऐसे होगा कि तुम्हें जनरली एग्जाम में वैल्यूज दी होती हैं,
क्योंकि तुम सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज थोड़ी याद रखोगे, तो तुम्हें एग्जाम में जनरली वैल्यूज दी होती है रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह की, ठीक है, ये चीज है। तो तुम्हें इस वैल्यू कैसी आई, कैसे मतलब कि कितनी आ रही है कितनी नहीं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो देखो अब हमारा क्या हुआ इसके हिसाब से, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं सब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं कि एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम वो चीज कर देते हैं, मतलब जिसका निकालना है उसको रख देते हैं, और फिर हम ऐसे ही कैलकुलेशन करके क्या करते हैं उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखो सबका हम क्या है, सबको एज अ कैथोड देख रहे हैं, तो सबका हम क्या है रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं बेसिकली। ऑक्सीडेशन अगर पोटेंशियल पूछा होगा हमसे तो हम उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। चलो अब मैंने ये दोनों एग्जांपल क्यों बताए तुमको, मैंने ये दोनों एग्जांपल इसलिए बताए क्योंकि याद करो हम डैनियल सेल पढ़ रहे थे, ठीक है, हम डैनियल सेल पढ़ रहे थे। डैनियल सेल क्या होता है, डैनियल सेल किसको बोलते हैं, जिसमें जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो का पोटेंशियल हमेशा ही जीरो होता है, वो हमने लिया ही जीरो है, तो SHC का जो पोटेंशियल होगा हमेशा जीरो होगा। अब देखो डैनियल सेल की हम बात कर रहे थे जैसे, ठीक है, डैनियल सेल की बात कर रहे थे, तो देखो डैनियल सेल में क्या पढ़ा था हमने कि सेल कैसे बनता है, सेल होता है ये Zn+2 एक्वस, ठीक है, 2 एक्वस कॉपर सॉलिड, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ये हमारा सेल बनता था वहां पे, ये सेल रिप्रेजेंटेशन था। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखना, मतलब जो हम कर रहे हैं इसमें अगर तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आ गया ना, ठीक है, आधी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाती हैं अगर तुम्हें सही से सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आ गया कैसे लिखते हैं और ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो देखो अब यहाँ पे जैसे हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, मुझे पता है ई नोट सेल निकालना है, अगर मुझे मान लो इसका ई नोट सेल निकालना पड़ जाए, मतलब एक्सपेरिमेंटली नहीं, अगर मैथमेटिकली थ्योरेटिकली निकालना पड़ जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं कैसे निकालता हूँ, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकालता हूँ, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ई नोट कैथोड कितना होगा, मतलब ई नोट कैथोड किसका होगा, कॉपर का, ठीक है, ई नोट एनोड किसका होगा, जिंक का। मैं फिर से यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लूंगा, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लूंगा, भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो एनोड पे, लेकिन हम उसको क्या है रिडक्शन पोटेंशियल में डील करते। देखो अभी मैं ये निकाल के आया, कॉपर का कितना निकाल के आया मैं, 0.34 वोल्ट, ठीक है, 0.34 वोल्ट, ठीक है, जिंक का कितना निकाल के आया मैं, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, ठीक है, जब इनको ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, ये कितना निकल के आ जाएगा मेरा 1.1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो मेरा ये सेल का क्या है पोटेंशियल निकल के आ गया, ठीक है, सेल का पोटेंशियल निकल के आ गया जब मुझे क्या है रिडक्शन पोटेंशियल अगर दोनों के पता हो तो। हो गई ये चीज क्लियर, सबको क्लियर है? हाँ, अब देखो अब अगर जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो, अब जिसके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हाइड्रोजन पोटेंशियल को हमने अपनी तरफ से 0 दे दिया, ऐसे तो हम उसको 10 दे देते, ऐसे तो हम उसको 9 दे देते, तो क्या ही फर्क, मतलब कि क्या फिर अलग नहीं हो जाती चीजें। तो मैंने तुम्हें यही बताया, देखो तुम अगर मान लो तुम सोच रहे हो कि चलो इसको 0 ना देके इसको 9 दे देते, तो 9 यहाँ पे भी आता, 9 यहाँ पे भी आता, लेकिन मैंने कहा ना कि हमें तो डील किससे करना होता है, हमें तो ई नोट सेल से डील करना होता है, जो डिफरेंस से डील करना होता है। तो अगर 9 इसमें भी आ रहा है और 9 इसमें भी आ रहा है, वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाने थे आपस में, है ना, क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं दोनों का, तो डिफरेंस में दोनों सेम वैल्यू तो वैसे ही माइनस हो जानी थी वो, इसलिए हमने क्या है उसको अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या कर दिया, 0 ही दे दिया, क्योंकि चाहे कुछ और वैल्यू भी दे देते तो भी फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने डिफरेंस ही निकाला ना दोनों का, तो दोनों में अगर सेम वैल्यू अगर होगी तो वो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई तुमको, ये चीज सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे देखो, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मानते हुए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 पोटेंशियल देते हुए हमने सबका पोटेंशियल निकाला, ठीक है, सबका पोटेंशियल निकाला, और सबका जब पोटेंशियल निकाला तो हमारी क्या है एक सीरीज बन के आई, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, जिसमें हमने क्या है देखो, अगर तुम्हें ये सही से दिख रही हो, नहीं तो बाकी एनसीईआरटी है उसमें देख सकते हो तुम, ठीक है, हमारी क्या है अलग अलग क्या है सीरीज, मतलब कि अलग अलग सबके रिडक्शन पोटेंशियल निकाले तो सबके रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आए हमारे, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम सबके एक जैसे पोटेंशियल कंपेयर करेंगे, हम या तो सबके रिडक्शन कंपेयर करेंगे या सबके ऑक्सीडेशन करेंगे, और हमने सबके रिडक्शन ही लिए हैं,
ठीक है, हम मतलब कि सबके रिडक्शन से ही देखेंगे, क्योंकि वही बताया था ना कल मैंने कि अगर हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो कंपैरिजन होगा ही नहीं कुछ उसमें। ठीक है, एक लेवल पे लाना चाहिए उनको, तभी हम उनमें कंपेयर कर सकेंगे। तो वही चीज है, हमने सबके रिडक्शन पोटेंशियल लिए फिर सबको कंपेयर किया है। देखो तो अब ये देखते हैं जैसे कि अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है, ये स्क्रीन, हाँ, अब हम ये देखते हैं बेसिकली कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है हमारी, ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आई है, ये रिडक्शन की ये जो वैल्यू है हमें क्या क्या बता रही है बेसिकली, ठीक है, ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हम वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब आ रही होगी, हाँ, चलो देखो, हाँ, चलो देखो, अब जी सारे हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या बताएंगे वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चलो देखो, हमने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेसिकली, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमें क्या बताता है, किसी की टेंडेंसी बताता है रिड्यूस होने की, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ठीक है, वो उसकी टेंडेंसी बताता है रिड्यूस होने की, कि उसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की है, वो है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, वो क्या है, रिडक्शन करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, जिसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल उसकी मोर टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की। ठीक है, मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं, मान लो तुम्हें कोई दो चीजें दे दी मैंने, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कर दिया, कोई दो चीजें दे दी, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया ई नोट, दे दिया किसका, मतलब कि मैंने दे दिया ई नोट तुम्हें आयरन का दे दिया, ये वाला दे दिया, देखो ये वाला। ठीक है, मैंने तुमसे कंपेयर कर ली कि Fe+3 का Fe+2 में जो जा रहा है वो कितना है, 0.77 वोल्ट है। ठीक है, 0.77 वोल्ट है, और उसके सामने मैंने तुम्हें किसका दे दिया, उसके सामने मैंने तुम्हें दे दिया क्लोरीन का। ठीक है, उसके सामने मैंने तुम्हें दे दिया क्लोरीन का, जो ई नोट जो क्लोरीन से Cl- बनने का वो जो है वो कितना है, 1.36 है। और मैं तुम्हें बस इतना इंफॉर्मेशन दे दूं, इस इंफॉर्मेशन से ना तुम बहुत कुछ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, पहले तो सेल कैसा बनेगा वो निकाल सकते हो, सेल की रिएक्शन क्या होंगी वो बता सकते हो, ई नोट सेल बता सकते हो। कैसे, मान लो जैसे ये तुम्हें दे दिया मैंने, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है, वैसे तो जनरली वो होता है ना रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है, कई बार बस ये होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना उल्टा कर सकते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले ये यहाँ चेक करना है, चाहे तुम्हें पता हो कि रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं फिर भी तुम्हें चेक करना है, क्योंकि कई बार मान लो अगर वो थोड़ा सा भी खेल गया ना तो तुम गलत कर दोगे। तो तुम सबसे पहले ये चेक करो कि वैसे रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है क्या, सच में उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि नहीं दिया, तो पता चल जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है, Fe+3 से +2 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दी है यहाँ पे। Cl2 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 में जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तुम्हें सबसे पहले तो यही चेक करना है। अब देखो, अब दो दे दिए तुम्हें और तुम्हें बोल दे कि इससे तुम बताओ कि सेल बनाओ कोई एक, तो तुम इजीली सेल बना सकते हो। कैसे, तुम्हें पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा। तो मतलब तुमने क्या देख लिया कि अच्छा जो क्लोरीन वाला है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इससे आयरन वाले से, तो इसका होगा रिडक्शन। तो उसके सामने आयरन क्या करेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेगा, उसके सामने आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, बन गया तुम्हारा सेल। तुम इसको कैथोड बना दो, ठीक है, इसको कैथोड बना दो, इसको एनोड बना दो, लो बन गया सेल, खत्म कहानी। ठीक है, एनोड बना दो, इसको कैथोड बना दो, हो गई ये चीज, कैथोड ये बन गया, एनोड आयरन वाला बन गया। बस अब क्या करना है, सेल की रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो तुम, तुम्हें कैथोड और एनोड पता चल गए, तुम अब सेल की रिप्रेजेंटेशन भी करते हो। तुम अगर तुमसे अगर मैं ई नोट सेल पूछ लूं तो ई नोट सेल क्या करोगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करोगे, तो ई नोट कैथोड क्या होगा 1.36, ई नोट एनोड क्या होगा 0.77। तो इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ई नोट सेल भी निकल आएगा यहाँ से। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, कि मतलब कैसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये बोलो तुम, ये सबको क्लियर है ये सब। ये चीज होती है। ठीक है, चलो ये चीज होती है हमारी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। हाँ, चलो एक बार ये बोले कि रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा वो हो गया होगा, देखो चलो, ठीक है, देखो
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ना दो सेल उठा, मैंने कहा दो रिडक्शन पोटेंशियल उठा लिए, कौन कौन से, एक ई नोट Fe+3 से Fe+2 का उठा लिया, ठीक है, और एक ई नोट मैंने किसका उठा लिया, Cl2 से Cl- का उठा लिया। ये कितना था मेरा 0.77 वोल्ट था, ये कितना था मेरा 1.36 वोल्ट था। देखो मैंने यहाँ से उठाया है, ये आयरन वाला उठाया मैंने 0.77, ठीक है, और ये मैंने Cl2 वाला उठाया 1.36, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये पूछ लिया जाए कि इससे मुझे क्या है, सेल बनाना है, इससे मुझे क्या करना है, सेल बनाना है, तो मुझे ऑब्वियसली बात है सेल बनाने के लिए दो हाफ सेल चाहिए, एक एनोडिक और एक कैथोडिक, ठीक है, एक एनोडिक कंपार्टमेंट चाहिए, कैथोडिक कंपार्टमेंट चाहिए। तो मेरे को अब ये खुद डिसाइड करना है कि ये एनोड कौन सा बनेगा, इनमें से कैथोड कौन सा बनेगा। तो मैंने कहा कि पहले ये चेक कर लो कि ये जो पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या दे रखा है। वैसे जनरली वो क्या करेगा, वैसे वो जनरली क्या करेगा कि हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर मान लो गलती से खेल जाए तुम्हारे साथ, तो तुम्हें पहले यही से चेक करना है कि सच में रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रहा है, कंफर्म करना है बस तुमको कि सच में ये दे रखा है या उसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है, फिर कंपैरिजन करोगे। मतलब अगर उसने ऐसे दिया होता ना ई नोट Cl माइनस Cl2 तो -1.36, तो तुम नहीं देखोगे कि अच्छा इसको इसमें से ये ज्यादा हो गया तो ये क्या, थोड़ा ऐसे नहीं देखोगे, सब पहले दोनों को सेम पोटेंशियल पे लेके आना है। अब यहाँ पे ये दे रखा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे दे रखा है रिडक्शन, या तो इसको ऑक्सीडेशन में चेंज करो या इसको रिडक्शन में चेंज करो। तो हम जनरली क्या करते हैं, रिडक्शन में ही चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको रिडक्शन में चेंज करके क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे पहले। तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। अभी देखो, हाँ तुम ये बोल रहे होगे कि ये आयन आ रहे हैं, ये वो गैस आ रही है, तो हमें और इलेक्ट्रोड चाहिए होनी थी, ठीक है, मतलब जैसे हमें हाइड्रोजन गैस आ रही थी तो वो प्लेटिनम सॉलिड चाहिए था। मैं वो अभी बात नहीं कर रहा, वो तो हम बाद में देखेंगे क्या है, मैं सिर्फ अभी तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल से क्या हमें मिलता है, ठीक है। वो अभी मटेरियल कंसिडर नहीं किया मैंने, ठीक है, वो अभी कंसिडर नहीं किया, ठीक है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो ये क्या है, क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनने का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेरिक से फेरस बनना। तो क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस करेगा, तो इसका मतलब वो क्या है, कैथोड बनाएगा। तो ऐसे हम पता लगाएंगे कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो हमने जैसे देखा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिडक्शन करेगा, तो ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, क्योंकि कैथोड पे ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दूसरा बच गया, वो क्या बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वो एनोड बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा सेल बन गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे ई नोट सेल निकालना पड़ जाए इसका, तो ई नोट सेल निकालना पड़ जाए तो क्या करूंगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करूंगा। ई नोट कैथोड कितना दे रखा है 1.36, ई नोट एनोड कितना दे रखा है 0.77, दोनों को माइनस कर दूंगा, जो आएगा मेरा वो ई नोट सेल कहलाएगा मेरा, ये चीज हो जाएगी। तो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या है, वैल्यूज के उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। और इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या मिलती है, ये हमें बताता है, जैसे तुमने देखा भी होगा साइडों में लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फ्लोरीन का क्या है, तुम देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी का ये मतलब इसमें। इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन क्या चाहेगा, फ्लोराइड आयन बनाना चाहेगा, वो रिडक्शन करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, वो तो मतलब बहुत अच्छे से रिडक्शन करना चाहेगा। अगर फ्लोरीन अच्छे से रिडक्शन करना चाहेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हें पता है जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फ्लोरीन, जो फ्लोरीन गैस है वो क्या है, मतलब कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो सबसे हाईएस्ट है पूरी सीरीज में, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। अब मैं मान लेता हूँ इसको इसको ले लेता हूँ Fe+3 वाले सिस्टम को, मुझे पता चला इसका कितना वोल्ट है, ठीक है, इसका क्या है 0.77 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो अगर 0.77 वोल्ट है और मैं फ्लोरीन से कंपेयर करूं Fe+3 को, तो Fe+3 का रिडक्शन कम है, ठीक है, Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी फ्लोरीन के कंपैरिजन में Fe+3 क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, फ्लोरीन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, हाँ, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब मान लो मैं सबसे नीचे आता हूँ, ये मान लो ये ले लिया मैंने। अब देखो, अब ध्यान से समझना इसको, थोड़ा मतलब देखना अच्छे से। देखो लिथियम प्लस से लिथियम का बनना क्या है, नेगेटिव में आ रहा है बहुत ज्यादा, वो भी ठीक है, नेगेटिव में बहुत ज्यादा, यानी ये सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है इसका।
मतलब पूरी सीरीज में लिथियम का सबसे कम क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो क्या लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है? बहुत ही कम है। अब किसी की अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टेंडेंसी नहीं बढ़ जाएगी? फिर तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो फिर तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। देखो कैसे, अभी बताता हूँ। देखो जैसे मैंने क्या बोला कि लिथियम से लिथियम बनना इज -3.4। तो अब तुम ये देखो, अगर मुझे लिथियम से सॉलिड से लिथियम बनाना पड़ जाए, Li+ आयन से, मतलब लिथियम सॉलिड से आयन बनाना पड़ जाए, तो ये तो भर भर के करेगा। देखो इसका क्या हो जाएगा, 3.04 वोल्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो अब मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना कि इसका फॉरवर्ड प्रोसेस जो है वो फेवरेबल नहीं है, इसका रिडक्शन होना फेवरेबल नहीं है, इसका बैकवर्ड प्रोसेस होना फेवरेबल है, इसका ऑक्सीडेशन होना फेवरेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं Li+ की बात करूं तो Li+ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो रिड्यूस हो। तो ये क्या हो गया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम देखो बैकवर्ड प्रोसेस कितना फेवरेबल है, 3.04 वोल्ट। तो लिथियम क्या चाहता है कि वो ऑक्सीडाइज हो, लिथियम क्या चाहता है, वो ऑक्सीडाइज हो। अब वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको? ये सबको क्लियर है? कुछ भी दिक्कत है बेटा पूछ लो इसमें। तो इसमें ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ दोबारा बता देता हूँ, लिथियम वाला केस दोबारा बता देता हूँ। देखो देखो, मैं फिर से फ्लोरीन वाला भी बता देता हूँ। एक मिनट रुको, कहाँ चली? हाँ, मैं फिर से फ्लोरीन वाला भी बता देता हूँ। देखो दो चीजें याद रखना, दो चीजें याद रखना कैसे, दो चीजें याद रखना कैसे हमें चीजें पता चलती है। देखो कैसे हमें पता चलती है, देखो फ्लोरीन का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 2.87। यानी फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनना इज फेवरेबल, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल से रिडक्शन होने के बाद ही फ्लोराइड आयन बनता है। ये बहुत फेवरेबल है। ठीक है, ये क्या है, मतलब फेवरेबल प्रोसेस है बहुत, ये चाहेगा कि ये हो। ठीक है, ये चाहेगा, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसी का ही है। अब मुझे बताओ, क्या मैं फ्लोराइड को अगर ऑक्सीडाइज करवाना चाहूं तो वो चाहेगा? वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। फ्लोराइड क्या है, ऑक्सीडाइज होना बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा, -2.87। यानी मैं अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, F2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा -2.87। अब ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये फ्लोराइड जो आयन है ये नहीं चाहेगा कि ऑक्सीडाइज हो, लेकिन फ्लोरीन जो गैस है वो चाहती है कि वो रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में अगर मैं बात करूं, तो फ्लोरीन क्या है, रिडक्शन करना चाहती है। ठीक है, फ्लोरीन रिडक्शन करना चाहती है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए मैंने देखो यहाँ पे जो एरो लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है हमारा। अब फ्लोराइड आयन की अगर मैं बात करूं, फ्लोराइड आयन तो बिल्कुल नहीं ऑक्सीडाइज होना चाहता, फ्लोराइड आयन तो बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, क्योंकि फ्लोराइड आयन अगर जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो कितना कम आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहता। इसका मतलब अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता तो ये क्या हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ पहले सबको, ये चीज क्लियर है सबको? यहाँ पे कुछ दिक्कत हो तो बोलो। मतलब तुम्हें ऐसे ध्यान रखना है, अगर एक चीज क्या है, एक डायरेक्शन में अच्छी फेवरेबल, जैसे वो नहीं करते, याद करो कि हमने बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है। जैसे हम बोलते हैं क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ही अगर आगे स्ट्रॉन्ग बन रहे तो वो चाहेगा कि फाइनल जो चीज बने वो मतलब कि वीक बने, ताकि वो वापस ना आ सके। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट बेस वीक होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। तो यहाँ पे वही चीज है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन, तो उसके कंपैरिजन में जो वो फ्लोराइड आयन बनेगा वो वापस नहीं जाना चाहेगा। अगर ये फ्लोरीन आगे जाना चाहता है तो वो वापस नहीं जाना चाहता, और वापस अगर जाता तो वो क्या होता, रिड्यूसिंग एजेंट होता। अगर वापस चला जाता, ले वो जाना ही नहीं चाहता, इसका मतलब वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो, अब ऐसे ही हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम आयन जो है वो लिथियम में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो -3.04 है। यानी ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जब ये रिडक्शन ही नहीं करना चाह रहा तो ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो आगे नहीं जाना चाहता है, लिथियम प्लस जो है लिथियम में नहीं जाना चाहता है। मतलब फिर जाना कौन चाहता है, जाना क्या चाहता है, लिथियम जाना चाहता है Li प्लस में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो जरा 3.04, तो लिथियम जाना चाहता है लिथियम प्लस में। वो तो बिल्कुल तैयार बैठा है, कोई आ जाए तो लिथियम क्या है, लिथियम प्लस में चला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिथियम है बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा हमारा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये चीज है। तभी अब तुम पूरी उसको देखो जरा, पूरी पिक्चर को, तभी तुम्हें ये जो एरो दिखा रखा है रेड वाला, तुम्हें दिख रहा होगा कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से शुरू हुआ, लेफ्ट साइड की स्पीशीज को बता रहा है। रिएक्शन से जो लेफ्ट साइड की स्पीशीज है ना, रिएक्टेंट की स्पीशीज को, उनको बता रहा है कि तुम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से शुरू हुए, तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक पहुंच गए। और राइट साइड की सीरीज में क्या बता रहा है, जो राइट साइड की ये सारी स्पीशीज है, इनको बता रहा है कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तुम एक साइड का याद कर लो, तुम दूसरी साइड का अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। एक साइड का याद करने का मतलब क्या है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, देखो यहां से अब एक चीज क्लियर हो गई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब किसी का भी कुछ भी कंपेयर करना तुम्हें पूछ सकता है, तुम रिडक्शन पोटेंशियल पर ध्यान रख लो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका कम हो जाएगा वो वीक हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधी सी बात है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। ये चीज क्लियर है यहां तक सबको? इसमें कुछ डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना जो आज का लेक्चर था ना, ये जो आज का लेक्चर था, जो हमने ये कंसेप्ट पढ़े हैं, ये लेक्चर अगर तुम्हारा क्लियर हो गया ना, अगर तुम्हें चीजें देखनी आ गई कि हमें कैसे किसी को जज करना है कैसे नहीं, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ईजी है। आगे तो कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बस यही आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, जहां पे ये चीज देखनी थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और वो तुमसे ऐसे ही होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके तुमसे इंफॉर्मेशन ही पूछेगा। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें कैसे चीजें देखनी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, एक क्वेश्चन बताता हूं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मान लो एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखा है। उसने एनसीईआरटी में क्या पूछ रखा है, उसमें एक क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मुझे ये बताओ कि क्या मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक पॉट में डाल सकता हूँ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक पॉट में डाल सकता हूँ। वो ये पूछ रहा है कि जिंक पॉट में डाल सकता हूँ। अब देखो, कोई चीज को किसी दूसरे पॉट में इसलिए डाल, जैसे हमने तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कि हम जो सोर चीजें होती है, जो खट्टी चीजें होती है, उनके लिए मेटल यूज नहीं करते हैं। हमने ये चीज पढ़ी होगी 10th में। क्यों क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो जो खट्टी चीजें होती है उनमें वो एसिडिक होती है, और एसिडिक होती है तो वो क्या करती हैं, मतलब कि उसके साथ मेटल के साथ क्या है, रिएक्ट कर जाती हैं। यहाँ पे भी वही चीज वो कंसेप्ट पूछना चाह रहा है, क्या मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक में डाल सकता हूँ। तो देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो कॉपर मेरा क्या है, कॉपर +2 में, जिंक क्या है, नॉर्मल है, तो कॉपर +2 तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, अगर रिएक्शन होती है तो कॉपर +2 रिडक्शन करेगा, और जिंक क्या करेगा, Zn+2 में क्या है, ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब ये कुछ सेल के जैसे चीज हो गई। अब इसका क्या कर लो, ई नोट सेल निकाल लो, ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल में क्या है, कॉपर, और कॉपर +2 से कॉपर बनने का, ये क्या है, कैथोड हो जाएगा, ये क्या है, एनोड बन जाएगा। इसका ई नोट सेल अभी हम निकाल के हैं तो 1.1 वोल्ट आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ई नोट सेल क्या है हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि ई नोट सेल जो है हमारा बेसिकली वो क्या है, ठीक है, ई नोट जो सेल है वो क्या है हमारा, ई नोट सेल जो है हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ई नोट सेल हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि ये सेल वर्क कर जाएगा। सेल वर्क करने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कॉपर जो है जब जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या है, कॉपर और जिंक +2 आयन बना लेगा। तो हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक में नहीं डाल सकते हैं। यहाँ से ही पता चलती है चीजें। अभी तो तुम्हें इसलिए पता था क्योंकि अभी तुम देख के आए हो पीछे की रिएक्शन कर रखी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये बता दूं, चलो देखो, अब मुझे बस इतना बताओ कि कॉपर +2 सोल्यूशन को क्या मैं आयरन के पोर्ट में डाल सकता हूँ। आयरन भी छोड़ो, आयरन भी तुमने कर रखा है, अभी तुम्हें याद होगा। मतलब कुछ ऐसा ले लेता हूं मैं, हाँ, सिल्वर में बताओ, क्या मैं इसको सिल्वर में डाल सकता हूँ, क्या मैं इसको सिल्वर में डाल सकता हूँ।
मैं इसको सिल्वर में डाल सकता हूँ। तो तुम्हें फिर वहां पे ना, अब जैसे ये तो तुम्हें पता था, अभी तुमने देखा था कि ये रिएक्शन हो जाती है, तब इसलिए तुमने तो बिना देखे ई नोट सेल के बिना एप्लीकेशन की बोल दिया कि हाँ भी ये नहीं हो, ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अब मान लो सिल्वर है, अब कैसे करोगे? अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि Cu+2 के पास कोई चांस नहीं है, वो क्या है Cu+2 से Cu में ही जाएगा, यानी इसका तो होगा रिडक्शन ही। तो इसका मतलब सिल्वर को क्या करना पड़ेगा, सिल्वर किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। यानी ये हमारा सिल्वर वाली चीज बनेगी एनोड और कॉपर वाली बनेगी कैथोड। तो मैं इसका ई नोट सेल निकाल लेता हूँ। ई नोट सेल क्या है, ई नोट Cu+2 से Cu माइनस ई नोट Ag प्लस से Ag। अब इनका रिडक्शन, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। कॉपर का तो मुझे पता है 1.34 वोल्ट होता है, सिल्वर का देख लेते हैं। सिल्वर का, सिल्वर जो है Ag प्लस से ये रहा, Ag प्लस से 0.80, ठीक है 0.80 आ गया, माइनस 0.80। अब देखो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, इसका मतलब ई नोट जो सेल होगा बेसिकली वो क्या करेगा, वो नेगेटिव आ रहा है, वो काम ही नहीं करेगा। जब ई नोट सेल हमारा क्या है, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो सेल क्या है, सही नहीं है, बेसिकली वो गलत बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि Cu+2 को अगर सिल्वर में डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या तुम Cu+2 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को सिल्वर में डाल सकते हैं, सिल्वर के मेटल में? तो हाँ, हम डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं यही। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये चीज हो गई। क्लियर है ये सबको यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है, ये चीज है। चलो देखो, एक क्वेश्चन आया है कि हमने तो सर सोल्ट ब्रिज का तो यूज किया ही नहीं। ठीक है, सोल्ट ब्रिज का तो यूज किया ही नहीं, तो सोल्ट ब्रिज का बेटा यूज क्यों करना था? सोल्ट ब्रिज का मुझे ये बताओ। जैसे मैंने कल जिंक और कॉपर की बात की थी, मैंने क्या बोला था कि मैं इनको डायरेक्ट रिएक्शन भी करवा सकता हूँ, जिंक और कॉपर की। ठीक है, और अगर मैंने अलग अलग करवाया है, अलग अलग करवाया है, मान लो यहाँ पे सोल्यूशन लेके यहाँ पे जिंक का सोल्यूशन लिया, तो वो मुझे सोल्ट ब्रिज चाहिए था ना। अब जब दोनों एक ही साथ है तो मुझे क्यों सोल्ट ब्रिज चाहिए होगा? ठीक है, मुझे क्यों सोल्ट ब्रिज चाहिए होगा? तो ये चीज थी। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब हम उसको कंटेनर में डाल ही रहे हैं तो हमें सोल्ट ब्रिज क्यों चाहिए होगा? हमने हमने तो सर्किट कंप्लीट करना था ना, यहाँ पे तो वो ऑलरेडी एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, वहां पे सोल्ट ब्रिज नहीं चाहिए होगा हमें। हाँ, हाँ रोहित, एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, वो कंसेप्ट भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे जब ये रिएक्शन क्या है, रुक जाएगी। ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर, मतलब कि कल क्लास में पढ़ेंगे, आज तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल का हमारे क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें, यूज होता है। ये क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, ये क्लियर है?